In the Class 8 Maharashtra State Board Ecosystems Science chapter, students will learn about the intricate interactions between living organisms and their environment. The curriculum covers topics such as the different components of an ecosystem, including producers, consumers, and decomposers. Students will also delve into the concept of food chains and webs, understanding how energy flows through an ecosystem. The chapter will also explore the impact of human activities on ecosystems, including pollution, deforestation, and habitat destruction. Students will learn about the importance of biodiversity and the consequences of disrupting natural ecosystems. Additionally, the curriculum will introduce students to the idea of conservation and sustainable practices to protect ecosystems. They will study different types of ecosystems such as forests, grasslands, and aquatic ecosystems, understanding the unique characteristics of each. By the end of the chapter, students will have a comprehensive understanding of the delicate balance within ecosystems and the importance of preserving and protecting these natural habitats. They will also gain insight into the interconnectedness of all living things and the impact of their own actions on the environment. Okay, people, we will talk, or rather this chapter is about ecosystems. ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है बच्चा पार्टी? इकोसिस्टम होता है मतलब एक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु एक साथ एक टाइप के हैबिटेट में, एक टाइप के लाइफस्टाइल में रहते हैं. ठीक है, ओके. सो जैसे आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, ये सारे आपके तमाम इकोसिस्टम्स हैं. दीज आर बेसिकली इकोसिस्टम्स. टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पे इकोसिस्टम, ठीक है, पानी में इकोसिस्टम. ठीक है, सो जो पानी का प्राणी है वो टेरेस्ट्रियल में नहीं रह सकता और जो टेरेस्ट्रियल है वो पानी में नहीं रह सकता अनटिल अनलेस इट इज अ फ्रॉग. एम्फीबियन जैसे दो जगह भी रह सकते हैं. ठीक है, सो आपके इकोसिस्टम्स होते हैं. ठीक है, द एंटायर, सो द वर्ल्ड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो आपका पूरा वर्ल्ड जो है वो दो चीजों से बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक. ठीक है, तो लिविंग हो गया आपका बायोटिक और नॉन लिविंग हो गया आपका अबायोटिक. लिविंग आर कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर्स while non-living are called as abiotic factors. Living को अपन क्या बोलेंगे? बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे? अबायोटिक. There is continuous interaction. आप जैसे पानी पी रहे हैं, ठीक है, you are biotic, and when you are consuming water, what is it that you are consuming? Abiotic. है कि नहीं भाई साहब? आप बायोटिक है ना, आप एक जीवंत प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब आप पानी को कंज्यूम कर रहे हैं विच इज एसेंशियल फॉर योर लाइफ, व्हाट आर यू एग्जैक्टली कंज्यूमिंग? अबायोटिक, है ना. जैसे अगर आप बायोटिक हैं और आप भाई साहब एक प्लांट को या एनिमल को खा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, अगर आप बायोटिक हैं और आप एयर कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया बायोटिक एंड अबायोटिक का कंजन. तो आपका हमेशा देखो बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन चलता ही रहेगा. ठीक है, सो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन. कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है ये. ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूअस interaction. There is a continuous interaction between biotic and abiotic factors. Between biotic and abiotic factors. ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स में भाई साहब आपका एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलता रहेगा. ठीक है, ओके. बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर हैबिटेट एनवायरमेंट आर को रिलेटेड विद ईच अदर. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहां पे ये रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड विद ईच अदर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके हैबिटेट और एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड विद ईच अदर. द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू दीज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड अ इकोसिस्टम. इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? इकोसिस्टम. तो ये जो कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली एक इकोसिस्टम बोलेंगे. ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड द इंटरेक्शंस फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम बेसिकली तीन चीजों से बनता है. इकोसिस्टम बनता है आपके बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के कांस्टेंट इंटरेक्शन से.
बायोटिक एंड अबैक्टिव फैक्टर्स के कांस्टेंट इंटरैक्शन से बनता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है, कांस्टेंट इंटरैक्शन से बनता है आपका इकोसिस्टम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या है आपका अबायोटिक फैक्टर्स है और बायोटिक फैक्टर्स है। अबायोटिक फैक्टर्स में आपका फिजिकल है और केमिकल है। फिजिकल फैक्टर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल। एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये हो गया आपका फिजिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या है आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं आपके, ठीक है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये निर्जीव हैं। दीज आर जस्ट एलिमेंट्स। ये आपका जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपको धरती से मिल जाता है, यू गेट इट थ्रू द सॉइल, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यू गेट इट फ्रॉम द एयर, ये आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली नोन एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाएगा बोलो? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ये आपके आ जाएंगे भाई साहब ऑर्गेनिक फैक्टर्स में, ठीक है, क्लियर है। तो आपके केमिकल हो गए आपके इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फिजिकल में ये हो गए। ये सारे के सारे निर्जीव हैं, तो ये सब के सब क्या है भाई साहब? नॉन लिविंग फैक्टर्स है। दीज आर बेसिकली नॉन लिविंग फैक्टर्स। समझ में आ रहा है ये? और इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? अबायोटिक फैक्टर्स। अभी आते हैं हम लिविंग फैक्टर्स पे। तो बायोटिक फैक्टर्स आर बेसिकली व्हाट पीपल? लिविंग फैक्टर्स। दीज आर लिविंग फैक्टर्स। इसमें होता है भाई साहब एक ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब? दोज विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। जैसे आपका हो गया प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या हो गया आपके? प्लांट्स। दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब होता है फूड लेवल। ऑटो पायलट मोड में अपने आप ही वो अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है। उनको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी प्लांट या दूसरे किसी एनिमल की जरूरत नहीं है फूड बनाने के लिए। हमको जैसे दूसरे किसी प्लांट या एनिमल की जरूरत है अपना फूड बनाने के लिए, वैसे प्लांट्स को जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक और दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अभी हेटेरोट्रॉपिक में क्या आता है भाई साहब? कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स के में क्या क्या हो जाएंगे? एनिमल्स। एनिमल्स में हो गया आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एनिमल में आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और टर्शरी कंज्यूमर हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? प्राइमरी कंज्यूमर मतलब, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब, अरे पढ़ चुके हो भाई साहब। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब आपका जो लोग सिर्फ घास फूस खाते हैं, ठीक है, जैसे आपका डियर हो गया, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, ये सारे जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, ये हो गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो दीज आर हर्बीवोर्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो घास फूस भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे आप दोनों भी खाते हैं, है ना, तो आप हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, आप हर्बीवोरस हैं, ओके। चलिए, ये हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर मतलब जो सिर्फ मांसाहार करते हैं, जैसे शेर हो गया, ईगल हो गया, ठीक है, दोज विच आर ओनली कंज्यूमिंग मीट, ठीक है, दे आर नॉट, मतलब दे आर कंज्यूमिंग इधर दिस और दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपके बायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन सब से हमारा पर्यावरण या इन सब से हमारा इकोसिस्टम बना है। इकलौते अबायोटिक फैक्टर से भी इकोसिस्टम नहीं बन सकता और सिर्फ बायोटिक फैक्टर से भी इकोसिस्टम नहीं बन सकता। अगर आपके आजू बाजू हवा ना रहे, आपके पास पानी ना रहे, तो आप क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का एक कांस्टेंट इंटरेक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या है भाई साहब आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कहां से मिलते हैं हमको? डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर माइक्रोब्स आर सेड टू बी डिकम्पोजर। एक कोई प्लांट है, देखो प्लांट, ठीक है, अभी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया और ये मर गया, तो ये सॉइल के अंदर भाई साहब चला जाएगा और सॉइल में होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? इस प्लांट में जो भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा या लिपिड्स रहेगा, उसको डिकम्पोज कर देंगे और उसको डिकम्पोज करके क्या बना देंगे भाई साहब? कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो व्हाट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सॉइल में,
these microorganisms will decompose them, ठीक है, and hence they are known as decomposers. Structure of an ecosystem. Living organisms need different types of abiotic factors and they have different capacities to adapt with those of biotic factors, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स लगेगा. जैसे भाई साहब हमें पानी सिर्फ पीने के लिए लगता है, नहाए ना तो भी चलेगा, है ना. पानी सिर्फ पीने के लिए लगेगा, है ना, कह रहे. अगर आप नहाए ना तो जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, 1 महीने तक नहीं नहाएंगे जिंदा तो रह सकते हैं ना भाई साहब, रह सकते हैं. ओके. मछली ऐसा रह सकता है क्या? नहीं, मछली के एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस वाटर चाहिए. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अबायोटिक फैक्टर्स की, ठीक है. सो हमारे लिए जैसे पानी का जिस तरह से व्यवहार होता है वैसा एक मछली का नहीं होता है, ठीक है. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है. जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रिक्वायरमेंट है सॉइल, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट रहता है उसका रिक्वायरमेंट है एयर, ठीक है. अलग अलग है. सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन व्हाइल अदर्स डोंट, ठीक है. जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनको हम बोलते हैं एरोबिक, ठीक है. माइक्रोब्स मतलब होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन लगता है उनको हम बोलते हैं एरोबिक, और ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता है, इनको हम बोलते हैं अनएरोबिक. ये कौन से होते हैं भाई साहब? ईस्ट जो होता है, ईस्ट जिससे आपका भाई साहब इडली वगैरह बनता है, ये ऐसा है, ठीक है. ईस्ट को अगर आप भाई साहब फूड में डालेंगे तो वो फूड से डिकम्पोज होके भाई साहब फूड का फ्लेवर बढ़ाता है, ठीक है. सम प्लांट्स नीड मोर सनलाइट व्हाइल अदर्स गो वेल इन शेड. आपने देखा रहेगा कुछ प्लांट्स को सनलाइट हमेशा चाहिए और कुछ प्लांट्स ऐसे घर पे रख दोगे अंदर तो उनको नहीं चाहिए, वो ऐसे पनपते रहेंगे, सनलाइट नहीं चाहिए उनको, बहुत कम मात्रा में ही लाइट चाहिए. ये वाली लाइट भी उनके लिए काम कर जाएगी, ठीक है. ओके. ईच एंड एवरी अबायोटिक फैक्टर दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी affects the biotic factors in the ecosystem. हर एक अबायोटिक फैक्टर दूसरे affects the biotic factors in the ecosystem. Each and every abiotic factor, हर एक अबायोटिक फैक्टर चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, affects the biotic factors in the ecosystem. The abiotic factors in an ecosystem decide which biotic factors will survive in it and what will be their number. The proportion of abiotic factors in an ecosystem is always changing, ठीक है. अबायोटिक फैक्टर्स का प्रोपोर्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है. इट्स ऑलवेज गोइंग टू चेंज. द प्रोपोर्शन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज चेंजिंग एज बायोटिक फैक्टर्स यूज और एक्सक्रीट बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है. जैसे हमारे शरीर से भी पानी निकलता है इन टर्म्स ऑफ स्वेट, यूरिन, और हम भी यूरिया निकालते हैं अपने शरीर से, ठीक है. ये सब क्या है आपके अबायोटिक फैक्टर्स. These are non-living things which are coming out of our body, ठीक है. Every biotic factor affects a biotic factor as well as biotic factors around it, ठीक है. हर एक biotic factor मतलब सारे living things जो हैं, ठीक है, वो दूसरे living things को और non-living things को दोनों को impact करते हैं, ठीक है. Every biotic factor, तो इसका मतलब क्या हो गया? Every biotic factor impacts other biotic factors as well as non और अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स एवरी, ठीक है. समझ में आ रहा है भाई साहब ये बायोटिक फैक्टर्स. द पोजीशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रोल प्लेज इज कॉल्ड द नीश, ठीक है. इसको अपन बोलते हैं नीश. द पोजीशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रोल इट्स प्लेइंग इज कॉल्ड द नीश. इसको हम बोलते हैं नीश. मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो ताल्लुकात या संबंध है, इस पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे नीश, ठीक है. एग्जाम्पल, सनफ्लावर प्लांट इन अ गार्डन इवॉल्व्स ऑक्सीजन इन द एयर एंड प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, हनी बीज एक्सेट्रा, ठीक है. तो एक सनफ्लावर प्लांट है, ये समझ लीजिए एक सनफ्लावर प्लांट है, ठीक है. ये इन अ गार्डन इवॉल्व्स ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, हनी बी. मतलब ये सबको देखो, ये सनफ्लावर प्लांट अपना फूड पा रहा है और ये फूड दूसरे हनी बीज को भी प्रोवाइड कर रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग अ शेल्टर टू अदर ऑर्गेनिजम्स. तो हर कोई कनेक्टेड है इस पूरे सिस्टम में. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. हर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आपस में सब कनेक्टेड है, ठीक है. क्लियर है. सो अभी आप अगर देखोगे भाई साहब अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या है आपके, देखो अबायोटिक फैक्टर्स में आता है आपका न्यूट्रिएंट्स, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा.
ये सब आपके अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस से भाई साहब हीट प्रोड्यूस होती है। बायोटिक फैक्टर्स, प्लांट प्रोड्यूसर्स हीट, एनिमल्स कंज्यूम फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स, बायोटिक फैक्टर्स में आपके प्राइमरी आए में सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, ठीक है। मिनरल्स आर रिलीज, जैसे ये मर जाते हैं तो काफी सारा हीट जनरेट होता है। डिकम्पोजिशन, जब ये मर जाएंगे तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे भाई साहब, इनको डिकम्पोज कर देंगे। मशरूम वगैरह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है और हीट फिर से रिलीज होती है। तो ये कंप्लीट साइकिल चलता रहता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एक कंप्लीट इंटरैक्शन होता ही रहेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। Okay, most of the ecosystems are complex and there is tremendous quantitative and qualitative variety of species. अभी quantitative मतलब क्या होता है, number of species, number of species, and qualitative मतलब quality of species, ठीक है। देखो quantity मतलब कितना होता है, कितने number of species हैं, ठीक है। Most of the ecosystems are complex. अब अगर तुम बोलोगे कि यहाँ पे ना मच्छर बहुत है, तो देखो शायद तुमको एक ही मच्छर ने काटा रहेगा, ठीक है, लेकिन एक मच्छर अगर रह सकता है तो और 100 भी रहेंगे आजू बाजू में, है ना। इसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्लियर है? एक मच्छर इकलौता नहीं रहेगा एक एरिया में, उसके साथ और भी रहेंगे। एक कुत्ता इकलौता नहीं रहेगा, उसके साथ और भी रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच। और क्वालिटेटिव मतलब क्या, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। मतलब भाई साहब अगर आप देखोगे, जैसे जैसे इंग्लैंड में लोग एक तरीके के दिखते हैं, इंडिया में लोग एक तरीके के दिखते हैं, पाकिस्तान में लोग एक तरीके के दिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इनका भाई साहब बोन डेंसिटी क्या है, इनका भाई साहब हाइट, लंबाई, चौड़ाई जनरली क्या है, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, फैट परसेंटेज क्या है, ये आपका क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। क्लियर है? जैसे अगर आप देखोगे कुत्तों में भी बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं, है ना। एक स्ट्रे डॉग हो गया, जर्मन शेपर्ड हो गया, भाई साहब रॉटवाइलर हो गया, इस तरह के अलग अलग ब्रीड्स दिखते हैं आपको, ठीक है। ये होती है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज इकोसिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज ट्रेमेंडस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन देम। जो इंसान अमेरिका में पैदा हुआ अलग तरीके का दिखता है, जो इंसान भारतवर्ष में पैदा हुआ अलग तरीके का दिखता है ना। उसका बिल्ट, उसका शेप, उसका साइज अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। इन द इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, few species of living organisms are found everywhere in large numbers. Remaining species of plants and animals are found in small numbers. ठीक है। कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो सब जगह आपको मिलेंगे इंडिया में और बड़ी तादाद में मिलेंगे, और कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कम मिलेंगे और बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम जगहों पे पाया जाएगा। Some species are very few in number. Variety of ecosystems is found on the earth. Each place has a different ecosystem. हर एक जगह की एक अपनी इकोसिस्टम होती है। ईच प्लेस हैज अ डिफरेंट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम है, पॉन्ड, ओशन, रिवर एक्सेट्रा, सबका इकोसिस्टम होता है। एक ओशन से अगर आपने मछली उठाई, मतलब समुद्र के पानी से, और उसको डाला फ्रेश वाटर में, वो मछली मर जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम है सॉल्ट वाटर, मरीन वाटर, और आप उसको फ्रेश वाटर में डाल ले वो मर जाएगा। सिमिलरली एक फ्रेश वाटर के फिश को उठाकर अगर आप मरीन वाटर में डाल देंगे तो भी वो मर जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज अडेप्टेड टू सर्वाइव ओनली इन फ्रेश वाटर एंड नॉट इन सी वाटर, ठीक है। तो अलग अलग इकोसिस्टम में हम सर्वाइव करते हैं भाई साहब। हमको अगर दूसरे इकोसिस्टम में डाल दिया जाए तो विल नॉट बी एबल। आपको अगर उठा के हिमालय में डाल दिया जाए, व्हाट विल हैपन भाई साहब, नहीं यहाँ पे रहना है, कुछ दिनों तक शायद हम जिंदा रह लें, लेकिन इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है, आवर बॉडीज आर नॉट सुटेड, ठीक है। फॉरेस्ट पॉन्ड, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू साइज, प्लेस, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी चीजें भाई साहब इकोसिस्टम को, मतलब इकोसिस्टम बनाती हैं। जैसे एक पोलर बियर आपने देखा रहेगा, ठीक है, इतना बड़ा भालू, इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसको आप लाकर यहाँ पे रख दो तो मर जाएगा। इट कैन ओनली सर्वाइव इन आइस कोल्ड कंडीशंस, एंटार्क्टिक कंडीशंस में ही वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उतना कोट उसका इतना मोटा है कि अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो गर्मी के मारे मर जाएगा वो, ठीक है, उसका कोट इतना, लेकिन वहां पे वो आराम से सर्वाइव कर रहा है। हम और आप वहां पे आराम से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो जैसा जैसा इकोसिस्टम होता है वैसा वैसा ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशंस भी होते हैं, अलग अलग अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। Many of the ecosystems are found in the biosphere. Their specific functions continue according to their environment.
Through these ecosystems though these ecosystems look independent and different, they are linked to each other directly or indirectly. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक हमको सबको रहेगा. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, मतलब हम प्लेन एरियाज में जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है, वहां पे मैक्सिमम गाड़ियां चलती हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम फैक्ट्रीज हैं, मैक्सिमम पोल्यूशन भी है. अभी ये जो पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ये अंटार्कटिका तक पहुंचेगा? पहुंचेगा भाई साहब. और अगर पहुंचेगा तो क्या वहां के ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे? मेल्ट होंगे भाई साहब. ठीक है, तो प्लेन एरिया का इकोसिस्टम में डिसबैलेंस की वजह से आपके ऐसे जगह के इकोसिस्टम भी भाई साहब बिगड़ जाते हैं. ठीक है, सो भले ही दोनों इकोसिस्टम्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली. क्यों भाई साहब? जरा ओके. So therefore we cannot separate these small ecosystems from each other, but can classify them according to their functions. ठीक है, तो हम इनको बस आप सेपरेट आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग इकोसिस्टम से. लेकिन इंटरडिपेंडेंस है, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कनेक्टेड है. क्लियर है? अभी अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होना चालू हो जाएंगे तो किसके लाइफ को खतरा है? पेंगुइन्स के लाइफ को खतरा है, पोलर बेयर के लाइफ को खतरा है, जो भी वहां पे सील्स हैं उनके लाइफ को खतरा है. ठीक है, और ये हमारी हरकत की वजह से हो रहा है. तो although we are not directly correlated to them, although their ecosystem is different and our ecosystem is different, but there is a link. ठीक है, ये अगर जो भी हम मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे पोल्यूशन इंक्रीज करने में, इसका असर सब पे आएगा, इंक्लूडिंग अस एज वेल. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. New words are created with the development in science. Same is the case with the word ecosystem. How can we describe the interrelationship between physical and biological factors in one word? In 1930, this question was asked to a scientist, Ray Claflin. Ecosystem was his answer. तो ये जो सब आपका इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का, आप एक बायोटिक हैं और आपके आजू बाजू जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ जो आपका कांस्टेंट इंटरैक्शन हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. ठीक है, his colleague A.J. Ansley used the word in 1935. Biotic community is another name for ecosystem. तो biotic community भाई साहब दूसरा नाम है इकोसिस्टम का. In some regions on the earth, a large area has same climate and abiotic factors. The living organisms in those areas are also similar. So a specific ecosystem develops in a vast area. तो एक specific ecosystem एक vast area पे develop होता है. Such large ecosystems are called biomes. इन्हीं लार्ज इकोसिस्टम्स को अपन क्या बोलते हैं? बायोम्स. दे आर नोन एज बायोम्स. ठीक है, दीज बायोम्स कंटेन मेनी स्मॉल इकोसिस्टम. तो बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम का कलेक्शन बनाकर एक बायोम बनता है. फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लो भाई साहब न्यू बॉम्बे है. ठीक है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे खाड़ी भी है, थोड़ा बहुत भाई साहब आपका लैंड एरिया भी है. ठीक है, थोड़ा बहुत आपका भाई साहब मार्शी एरिया भी है जहाँ पे आपके मैनग्रोव्स वगैरह हैं. ठीक है, तो ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम बनाए, और इसी को इन सारे इकोसिस्टम्स का कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा? बायोम. दिस इज नोन एज अ बायोम. क्लियर है? बायोम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स इन अ प्लेस. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ बायोम. अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम. टू टाइप्स ऑफ बायोम्स आर फाउंड इन द अर्थ. तो एक होता है भाई साहब आपका लैंड बायोम और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक बायोम. ठीक है, इनका भी स्वागत किया जाए. हाँ जी, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हाँ, इंसान 2-4 मिनट लेट आता है, आधा घंटा लेट. अरे जवाब देंगी? हाँ, अरे जवाब तो होगा ना कुछ. क्यों ऐसे ही मन किया? मराठी में मैसेज भेजूं आपसे, हिंदी में भेजूं या उर्दू में भेजूं? लैंड बायोम्स, द बायोम्स विच एग्जिस्ट ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड एज लैंड बायोम्स. ठीक है, तो लैंड बायोम्स वो होते हैं जो सिर्फ लैंड में एग्जिस्ट करते हो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक. अभी देखो, जैसे आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पे पानी की कमी नहीं है, लेकिन राजस्थान में जाएंगे तो पानी की कमी होगी, है ना? ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ये अनइक्वल है. राजस्थान में भाई साहब ज़्यादा रेती है और कम पानी है, यहाँ पे मिट्टी है और पानी भी है. ठीक है, सो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है.
ग्रासलैंड्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आइसलैंड इकोसिस्टम्स इन टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के आपके लैंडस्केप्स होते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, और इसी तरह से अलग अलग इकोसिस्टम्स का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रासलैंड, ज्यादा करके जो लंबे ग्रासलैंड्स होते हैं जहां पे शेर, चीते, भालू वगैरह रह सकते हैं, मतलब जिनको भागना रहता है, ठीक है, हिरन, जेब्रा, जिराफ, ऐसी चीजें जहां पे, ऐसे जानवर जहां पे रह सकते हैं उनको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ग्रासलैंड्स डेवलप वेयर रेनफॉल इज नॉट एनफ, ज्यादा रेनफॉल नहीं है, टू ग्रो बिग ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं हो सकते, इतनी रेनफॉल नहीं है, तो जहां पे छोटा मोटा घास उगता है बड़ा बड़ा, ठीक है, वो तो वास्ट ग्रोथ ऑफ ग्रास इज फाउंड इन दीज इकोसिस्टम्स, लॉन्गर समर एंड लिमिटेड रेन डेवलप ड्वार्फ प्लांट्स इन दीज एरियाज, तो छोटे छोटे घास होते हैं, ठीक है, जिनको भाई साहब हिरन भी खाते हैं, और इन हिरन को भाई साहब शेर खाता है, क्योंकि शेर को दौड़ने के लिए प्लेन एरिया चाहिए, चीता को दौड़ने के लिए भाई साहब प्लेन एरिया चाहिए, अगर बहुत सारे ट्रीज रहेंगे तो उसमें भाई साहब डॉज करके वो दौड़ नहीं सकता, ठीक है, तो ग्रासलैंड्स में ऐसे जानवर रहते हैं। एनिमल्स लाइक गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर फाउंड इन दिस इकोसिस्टम। सिमिलरली वेरियस बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ऐसे ग्रासलैंड एरियाज होते हैं, ये बहुत दूर तक भाई साहब ऐसे लंबे ग्रास रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल पर्याप्त नहीं है ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, बिग ग्रोथ ऑफ ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। About 150 years ago, दूधवा फॉरेस्ट was the habitat for single horned rhino, ठीक है, हमारे इंडिया में दूधवा फॉरेस्ट था, और इसमें भाई साहब सिंगल हॉर्न राइनो एक स्पीशीज हुआ करता था, ठीक है, जिसका एक ही हॉर्न होता है। बट इन द 20th century दिस एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू अनरिलेंटिंग हंटिंग, इतनी ज्यादा हंटिंग हुई, राइनोसोर्स के सिंग की हंटिंग हुई, और इतने ज्यादा तादाद में राइनोसोर्स को मारा गया कि ये स्पीशीज ही खत्म कर दिया हमने, ठीक है, दिस एंटायर स्पीशी वेंट एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब समझते हैं ना भाई साहब, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। ऑन द 1st of April 1984 दिस राइनो वाज रिस्टोर्ड देयर, ठीक है, दे वर ब्रेड इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज इन देयर हैबिटेट, तो फिर से भाई साहब इनको हैबिटेट में रिलीज किया गया। फॉर दिस 27 किलोमीटर ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट where around the year water resources were available were selected, 2 observations were established, these efforts were successful। तो अभी फिर से इनकी ब्रीडिंग कराई गई, फिर से इनको, मतलब ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गई थी, लेकिन इनके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया, ये वन हॉर्न राइनो के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया, और उसमें भाई साहब इनको फिर से इनकी आबादी बढ़ाई गई, ठीक है। पूरे सिस्टम में से एक भी जानवर या एक भी प्लांट अगर लुप्त हो जाता है तो सबके लिए आफत होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखोगे कि फ्रॉग्स का मर जाना अच्छा होता है, गुटरगु करते रहते हैं भाई साहब, लेकिन अगर फ्रॉग्स मर गए तो अचानक भयानक में आपके इंसेक्ट्स की तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है, दीज फ्रॉग्स बेसिकली कंज्यूम द इंसेक्ट्स, ठीक है। स्नेक्स का मर जाना अच्छा है नहीं, अगर स्नेक्स सारे मर गए तो भाई साहब फ्रॉग्स को कौन खाएगा, क्योंकि अगर देखो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को फ्रॉग्स खा रहे हैं और फ्रॉग्स को स्नेक्स खा रहे हैं, फ्रॉग्स मतलब अगर स्नेक्स को हटा देते हैं हम तो ये फ्रॉग्स की तादाद बढ़ेगी तो इंसेक्ट की तादाद कम होती जाएगी, इंसेक्ट की तादाद अगर कम होती जाएगी तो क्या होगा भाई साहब, पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब फ्लावर्स की ब्रीडिंग नहीं होगी, ठीक है, वो एक इम्पैक्ट हो जाएगा, फ्रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हर एक किसी को भी अगर आपने अपनी जगह से हिलाया, किसी को भी अगर आपने जगह से रिमूव किया तो दूसरे सब पे इम्पैक्ट लाएगा, एक स्पीशी के एक्सटिंक्ट होने से सब पे इंपैक्ट आएगा, एवरीबॉडी विल बी इंपैक्टेड, ठीक है। ब्रेड इन कैप्टिविटी मतलब ऐसा एक जू की तरह रखा गया, बहुत बड़ा ग्राउंड था और इसमें इस राइनो को छोड़ा गया, इसके पेयर को छोड़ा गया, ब्रेड इन कैप्टिविटी मतलब एक घेराव में इनकी तादाद बढ़ाई गई, क्योंकि अगर हम इनको ओपन छोड़ देंगे तो हंटर्स इनको हंट करके मार देंगे, तो एक पहले घेराव रखा गया, उस घेराव में इनकी तादाद को बढ़ाई गई। ब्रेड इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब होता है जेल की तरह, लेकिन ऐसा जेल नहीं था, बड़ा जगह था और वहां पे इन राइनो को छोड़ दिया गया और उनको ब्रेड करने के लिए दिया गया। ब्रेड मतलब दे वर अलाउड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दे वर अलाउड टू एक्सपैंड देयर फैमिलीज एंड दैट्स हाउ इट अगेन बिकेम इन चेन। एक्सटिंक्ट हुआ, लुप्त हो गया था, लेकिन फिर से इसको हमने रिस्टोर किया, इस स्पीशी को फिर से नेचर में रिस्टोर किया, ठीक है, क्लियर है, ओके।
एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई साहब, यहां पे इतना ज्यादा रेनफॉल होता है कि हर समय आपको आपको मतलब सूखे पत्ते यहां पे कभी दिखेंगे नहीं, हरा भरा जंगल दिखेगा, ठीक है। इज अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज फाउंड, ठीक है। सबसे ज्यादा तादाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस रीजन। इस रीजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी और सब कुछ जनजीवन के लिए जो भी जरूरी है वो मिलेगा आपको। एक नेचुरल इकोसिस्टम है वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज फाउंड, ठीक है। Okay, many ecosystems are conserved in around 520 sanctuaries and national parks in India. अलग अलग भाई साहब नेशनल पार्क्स हैं और सैंचुरीज हैं और इनमें कंजर्व करके रखा गया है, ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट सैंचुरी वेयर व्हाइट पैंथर अ रेयर स्पीशीज इज कंजर्व। तो व्हाइट पैंथर एक रेयर स्पीशी और ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशी है, उसको कंजर्व करके रखा गया है वहां पे, ठीक है। मतलब कंजर्व कैसा होता है कि अगर किसी ने इनका शिकार करने की कोशिश की उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपने सुना रहेगा सलमान खान पे एक केस चला था, उन्होंने हंटिंग की कोशिश की थी, जिस स्पीशी की हंटिंग की कोशिश की थी वो रेयर स्पीशी है और इसीलिए उनके ऊपर केस बना था, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। एलिफेंट्स, वाइल्ड बियर्स, वाइल्ड बफेलोज, डियर्स, टाइगर्स, पैंथर्स आर कंजर्व्ड इन काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है जहां पे ये सारे स्पीशीज को कंजर्व करके रखा गया है। 2/3 of the total number of single horn rhinos in the world is found in Kaziranga. सिंगल हॉर्न राइनोस जो 1984 में ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो गया था, उसको आज फिर से रीस्टैब्लिश किया गया है और पूरे दुनिया भर में जितना भी पाया जाता है सिंगल हॉर्न राइनोस, उसका ऑलमोस्ट 2/3 आपको काजीरंगा में मिल जाएगा। काजीरंगा इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। द सैंक्चुरी एट भरतपुर इज फेमस फॉर एक्वेटिक बर्ड्स। रणथंबोर इज फेमस फॉर टाइगर्स। Gir forest in Gujarat is the only habitat for spectacular Asiatic lion, ठीक है। गिर फॉरेस्ट में भाई साहब आपका एशियाटिक लायन पाया जाता है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, 71% of the earth's surface is covered by water and only 29% has land on it. Therefore, study of aquatic biomes becomes very important. तो aquatic biomes भी बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि आपका 71% तो वाटर ही है, ठीक है। ओके। According to area, aquatic biomes are widespread. Types of aquatic ecosystems are freshwater, marine and creek. Freshwater मतलब समझते हैं नदी नाले वगैरह, ठीक है। Ponds, rivers, lakes, ये हो गया आपका fresh water. Marine मतलब seas and oceans, ठीक है। और creek मतलब खाड़ी, ये जो खाड़ी एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं creek ecosystems. तो water के 3 ecosystems हैं, क्या क्या है भाई साहब? वाटर के भाई साहब 3 ecosystems है। Water has got 3 इकोसिस्टम्स। क्या क्या हो गया भाई साहब आपका? फ्रेश वाटर, ठीक है। दूसरा हो गया भाई साहब आपका मरीन वाटर और तीसरा हो गया भाई साहब आपका क्रीक इकोसिस्टम्स। ये 3 इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, lakes and rivers are included in aquatic ecosystems. The transition of energy in these ecosystems is through water currents and river, ठीक है। तो ये इसमें भाई साहब वाटर करंट्स और रिवर्स है। डिकम्पोजर्स आर एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वियर्स। तो डिकम्पोजर्स एकदम नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स से। दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। भाई साहब आपको चार्ट दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। मरीन इकोसिस्टम्स, तो मरीन इकोसिस्टम्स में सिर्फ सी के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सी में जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, सीज एंड ओशंस, ठीक है। सीज एंड ओशंस में जो आपके बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको अपन बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। मरीन प्लांट्स ग्रो इन दीज इकोसिस्टम्स। शैलो वाटर कंटेन्स, शैलो वाटर मतलब जहां पे ज्यादा डेप्थ नहीं है, ठीक है। स्मॉल फिशेस, प्रॉन्स मतलब समझते हैं, ठीक है। फीडिंग ऑन एल्गे, ये एल्गे खाते हैं, वो जो ग्रीन टाइप का होता है जो पानियों में जमा होता है उसको खाते हैं ये, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सी हैज लेस नंबर ऑफ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओशन हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओशन में काफी भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं।
द बॉटम ऑफ ओशंस हैज मोर नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, एकदम नीचे जो है तो डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि सारे प्लांट्स और फिशेस जो है मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, और ये डिकम्पोजर्स यहाँ पे लोकेट होते हैं जो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। टुडे दिविजा विजिटेड अ हिल, honey bees were hovering on flowers. One of them stung Divija's hand. Divija was hurt due to that sting and said with anger that all the honey bees from the world must get destroyed. ठीक है, तो भाई साहब हमारे इनको एक हनी बी ने काटा, इनको गुस्सा आया, ये बोले सब मर जाने चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से अगर सारे हनी बीज को दुनिया में मार दिया जाए तो अगले 4 सालों में मानव जाति लुप्त हो जाएगी, ह्यूमंस विल गो एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसको सोचिए, ये क्यों कहा भाई साहब, हनी बीज मरने से ह्यूमंस क्यों एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला है। 4 साल लगेंगे पूरे ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट होने के लिए अगर सारे हनी बीज को मार दिया जाए, क्योंकि हनी बीज हनी बनाते हैं, वो हनी हम कंज्यूम करें या ना करें ये हमारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन हनी बीज पॉलिनेशन करवाते हैं, फ्लावर्स का पॉलिनेशन हनी बीज से होता है, फ्लावर्स का पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होगा तो सीड्स नहीं होंगे, ठीक है। मतलब प्लांट्स जिनको हम बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं उनका भाई साहब अगला जो जनरेशन वो आएगा ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ओके। सो आफ्टरवर्ड शी थॉट व्हाट विल हैपन इफ हनी बीज वर डिस्ट्रॉयड, वी वोंट गेट हनी, ठीक है, नथिंग मोर, यही तो होगा ना, हनी नहीं मिलेगा। लेकिन हनी बीज जो आपका पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर्स का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। What would be your explanation? So honeybees do an extensive pollination. They are responsible primarily for all kinds of pollination that happens between plants. और अगर ये pollination रुक गया तो पूरा plants का production ही रुक जाएगा, ठीक है। Diminishment of ecosystem due to human interference. सबसे फालतू species है कौन सी, हमारी species, human species, ठीक है। The most harm to the nature, to the biotic as well as abiotic environment is caused by human beings, ठीक है। Many human activities have side effects on functions of ecosystems and cause their diminishment, मतलब ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। Mining, minerals को निकालना, excessive cutting of trees changes the use of land, so interactions between biotic and abiotic factors are also affected, ठीक है। तो माइनिंग हो गया भाई साहब, आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, फिर बिल्डिंग डैम्स, ठीक है, फिर बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ऑल दीज हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम, दे कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर और एक्सटिंक्ट ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे अनवांटेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अनवांटेड रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस, मेनी अनवांटेड रिजल्ट्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमंस आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम, तो ह्यूमंस कौन है भाई साहब, कंज्यूमर्स हैं एक इकोसिस्टम में, दे कंज्यूम, ठीक है, ओके। Ecosystems can provide basic needs in normal conditions, but due to increased population, man kept on snatching natural resources on a large scale. तो man जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो भाई साहब अपने एनवायरनमेंट से पूरे रिसोर्सेज को निचोड़ रहा है क्योंकि लालच बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। और लालच के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड हेंस मैन इज कॉन्स्टेंटली बेसिकली टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। Changing lifestyle demands more than necessary. That has increased stress on the ecosystems and has generated vast amount of waste. तो काफी सारा भाई साहब वेस्ट जनरेट हो रहा है बड़ी मात्रा में ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है मतलब शहरीकरण हो रहा है, गांव का कन्वर्जन हो रहा है शहरों में। मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड्स, मार्शलैंड्स, मार्शलैंड्स मतलब ये जो खाड़ी एरिया है, ठीक है, वेटलैंड्स, ठीक है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज। ये सब अपने आप में इकोसिस्टम्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स, मार्शलैंड्स, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, these are all their own ecosystems. They will have their own organisms, biotic and abiotic factors, जिनको हम बहुत बड़ी मात्रा में डिकम्पोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं।
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम्स ईदर चेंज और गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, या तो वो चेंज हो जाते हैं या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ओके, टूरिज्म, पीपल विजिट सीनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच, एंटरटेनमेंट एंड विजिट टू सेक्रेट प्लेसेस, ठीक है। ज्यादा करके लोग भाई साहब सीनिक प्लेसेस में क्यों जाते हैं? नेचर को देखने, एंटरटेनमेंट के लिए, और विजिट टू सेक्रेट प्लेसेस जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह ऐसे एरियाज में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। लार्ज डैम्स, डैम्स कवर वास्ट लैंड्स, सो द फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इन दैट एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डैम्स ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन लोअर एरिया, देयरफॉर द प्रीवियस इकोसिस्टम्स इन दैट रेनिंग वाटर गेट डिस्ट्रॉयड। अभी देखो जैसे कैसा होता है, ये कोई रिवर था, ठीक है, ये जा रहा है वैसे अपने रास्ते, तो इस रिवर पे आश्रित होंगे बहुत सारे जंतु और प्राणी, है ना, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर फ्लो। आपने क्या किया, एक डैम बना दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये पानी जो जा रहा था ये यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा। अभी आगे का क्या हो गया भाई साहब, आगे का डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके प्राणी थे इनको तो अभी नहीं मिल रहा है वो पानी, है ना, दे आर नॉट गेटिंग वाटर एज दे यूज्ड टू गेट प्रीवियसली, ठीक है। तो ये उधर का इकोसिस्टम डैमेज होता है व्हेनेवर यू मेक डैम्स। डैम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, वाटर फ्लो रेगुलेट होता है, ये सब तो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन एक नेगेटिव ये है कि आगे का इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। ओके, वॉर्स, डिफरेंसेस एंड कंपटीशन ओवर लैंड, वाटर, मिनरल सोर्सेज और सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस लेड टू वॉर अमंग्स ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि ह्यूमन के बीच में, कंट्रीज के बीच में वॉर्स हुए हैं, क्योंकि कोई कंट्री बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो दूसरी कंट्री का उसके ऊपर ईर्ष्या है और उसने उसके ऊपर वॉर किया है, ठीक है। सो ऐसा कई बार हुआ है। हैवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन्स आर डन इन वॉर्स, इससे भी भाई साहब इकोसिस्टम को काफी क्षतिग्रस्त होना पड़ता है, ठीक है। दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय द नेचुरल इकोसिस्टम। तो हमारे लाइफ पे तो थ्रेटनिंग है ही, लेकिन पूरे नेचुरल इकोसिस्टम को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। हैवी बॉम्बिंग हो गया, हैवी माइनिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब डिस्ट्रॉय करती हैं। दस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, ड्राउट्स, ये भी भाई साहब डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस रिजल्ट इन चेंजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स के डिस्ट्रक्शन में नेचुरल कॉजेज भी हैं और मैन मेड कॉजेज भी हैं, ठीक है। एक इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन में, इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन में भाई साहब आपके नेचुरल कॉजेज भी हैं, देयर आर नेचुरल कॉजेज टू इट एंड देयर आर मैन मेड कॉजेज टू इट एज वेल, ठीक है। तो इसमें नेचुरल और मैन मेड कॉजेज दोनों भी हैं। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज दोनों हैं। नेचुरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज दे मेंटेन बैलेंस इन द बायोस्फीयर। तो नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज दे मेंटेन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे मरीन हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, सबके लिए। एक भी स्पीशी अगर एक्सटिंक्ट होता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, वो तमाम स्पीशीज को इंपैक्ट करेगा। इट इज गोइंग टू इंपैक्ट ऑल अदर स्पीशीज इवन इफ वन स्पीशी गोज एक्सटिंक्ट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, ओके पीपलम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।